साल 2013 इजिप्ट के एक म्यूजियम में कुछ पुराने पेपर्स पढ़े जा रहे हैं जो हजारों साल पहले लिखे गए थे। ये पेपर्स मिलते हैं वादी अल जरीफ में एक पुराने दरिया के किनारे, और जब इन पेपर्स को ट्रांसलेट किया गया तो पूरी दुनिया के आर्कोलॉजिस्ट एक बार के लिए हैरान हो गए। ये किसी भी फेरो की कहानी नहीं थी, ये एक आदमी की डायरी थी। एक आम आदमी जिसका नाम था मैरर एक टीम लीडर था। उसके जिम्मे 40 आदमी थे। वो इन 40 आदमियों के साथ रोजाना उठता, खाना खाता, काम पर जाता और सो जाता, और रात को ये सब लिखता। और आप पूछोगे कि क्या लिखता? वो ये लिखता था कि आज 50 पत्थर कहाँ से लिए, कहाँ पहुंचाए, कब खाना खाया और कब सोए। ये डायरी 4500 साल पहले लिखी गई थी, जब वो आदमी अपने 40 साथियों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी चीज बना रहा था, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। और इस एक डायरी ने वो सब सवाल जो हजारों सालों से उलझे थे उन्हें एक नए अंदाज में खोल दिया था। क्योंकि अभी तक ये माना जाता था कि पिरामिड्स गुलामों ने बनाए हैं, जुल्म में, डर में। लेकिन मैरर की डायरी ने बताया कि वो लोग गुलाम नहीं थे, उन्हें सैलरी मिलती थी, खाना मिलता था, डॉक्टर्स मिलते थे और छुट्टी मिलती थी। यानी ये एक जॉब सिस्टम था। तो फिर असली सवाल यह है कि अगर मशीनरी नहीं थी, जुल्म नहीं था, सिर्फ इंसानी हाथ थे, तो फिर कैसे खड़ी हो गई 147 मीटर की दीवार, 2.3 मिलियन पत्थर, हर एक 2.5 टन का, इतनी प्रिसिशन के साथ रखे गए कि आज भी उनके दरमियान एक कागज का टुकड़ा नहीं घुस सकता। कैसे? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अल्ताफ और आज इस वीडियो में हम वो जवाब ढूंढेंगे जो साइंटिस्ट को डेकेड्स की रिसर्च के बाद मिला। पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। आज से करीबन 5000 साल पहले, जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग अभी भी जंगल में शिकार कर रहे थे, एक जगह पर एक ऐसी सिविलाइजेशन खड़ी हो रही थी जिसने पूरी इंसानी हिस्ट्री बदल दी। इजिप्ट नील दरिया के किनारे। ये दरिया दुनिया का सबसे लंबा दरिया है, 6650 किलोमीटर। और इस दरिया ने इजिप्ट को वो कुछ दिया जो किसी और जगह नहीं था, जमीन। हर साल नील में फ्लड आता था और वो अपने साथ जरखेज मिट्टी लाता था, और जो कुछ भी इस मिट्टी में उगता था वो सोना था। लिटरली इजिप्ट इतना गेहूं, इतना अनाज उगाता था कि वो पूरी दुनिया को खाना खिला सकता था। और जब पैसा होता है तो पावर आती है, और इस पावर ने जन्म दिया फेरोज को। फेरोज सिर्फ राजा नहीं थे, वो खुद को गॉड मानते थे। उनकी बात कानून, उनकी मर्जी हुक्म। उनके पास इतना कंट्रोल था कि पूरे इजिप्ट की पॉपुलेशन, लाखों लोग उनकी सिर्फ एक बात पर अपनी जिंदगी लगा देते थे। और उसी सोच ने जन्म दिया एक ऐसी चीज को जिसने 4500 साल बाद भी इंसानों को हैरान कर रखा है, पिरामिड्स। अब यहाँ एक चीज समझनी जरूरी है, पिरामिड सिर्फ एक बड़ी इमारत नहीं थी। इजिप्ट के लोग मानते थे कि मरने के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती, एक और दुनिया है, आफ्टर लाइफ, जहाँ उनके राजा यानी फेरोज को जाना है। और इस सफर के लिए एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ उनका जिस्म महफूज रहे, उनका खजाना सेव रहे और उनकी रूह को सुकून मिले। पिरामिड्स वो जगह थी। ये एक कब्र नहीं थी, ये एक पूरा शहर था मरने के बाद के लिए। अंदर चैम्बर्स थे, कॉरिडोर थे, ट्रैप्स थे, ताकि कोई चोर अंदर न आ सके। और फेरोज की मम्मीफाइड बॉडीज वहां रखनी थी हमेशा के लिए। अब आते हैं गीजा पर। नील के करीबी किनारे पर कारियो के पास आज भी 3 पिरामिड्स खड़े हैं, एक दूसरे के साथ एक लाइन में। और ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, ये 3 पिरामिड्स एग्जैक्टली ओरियन कंस्टेलेशन के 3 सितारों के साथ अलाइन हैं। तीनों में से सबसे बड़ा है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसे बनवाया था फेरो काफू ने, जो करीबन 2560 बीसी में इजिप्ट का राजा था। दूसरा पिरामिड बनवाया था उसके बेटे काफरे ने। और इसी पिरामिड के साथ खड़ा है वो मशहूर फिनिक्स, इंसानी चेहरा, शेर का जिस्म, 73 मीटर लंबा, एक ही पत्थर से तराशा हुआ। तीसरा और सबसे छोटा पिरामिड बनवाया खाफरे के बेटे मनखारे ने। ये सिर्फ यही 3 नहीं है, पूरे इजिप्ट में रिसर्चर को 118 पिरामिड्स मिले हैं, अलग अलग शेप्स में, अलग अलग साइज में। कुछ बिल्कुल ठीक करे हैं, कुछ वक्त के साथ टूट गए, लेकिन इन सब में ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा अलग है, क्योंकि ये सिर्फ बड़ा नहीं है, ये परफेक्ट है। और यहीं से असली सवाल शुरू हो जाता है। एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसके पास न पहिया था, न लोहा था, न ही कोई मॉडर्न टूल, फिर भी उन्होंने एक ऐसी चीज बनाई कि आज के इंजीनियर्स भी एग्जैक्टली कॉपी नहीं कर सकते। कैसे? ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, इसकी हाइट है 146 मीटर। अभी आपके जहन में ये नंबर आया और चला गया, इसलिए ये कंपैरिजन देखो। लाहौर में जो मीनार पाकिस्तान है वो है 60 मीटर लंबा, पिरामिड उससे 2.5 गुना ऊंचा है। और ये पिरामिड इतना ऊंचा है कि 3800 साल तक कोई इंसान इससे ऊंची चीज नहीं बना सका। अब अंदर चलते हैं। इस पिरामिड में 2.3 मिलियन पत्थर हैं। हर एक पत्थर का वजन एवरेज 2.5 टन है। कुछ पत्थर हैं जो 80 टन तक हैं, अकेले एक पत्थर 80 टन। एक मॉडर्न ट्रक का वजन
वजन होता है 20 टन, मतलब एक पत्थर उठाने के लिए 4 ट्रक एक साथ काम करें। लेकिन ये सिर्फ ऊपर की कहानी है, इस पूरे पिरामिड का वजन है 60 लाख टन। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, उसका वजन है 20 लाख टन, मतलब एक अकेला पिरामिड 12 बुर्ज खलीफा जितना भारी है। अब प्रिसिशन की बात की जाए तो यहाँ पर एक्चुअली दिल दहलने लगता है। पिरामिड का जो बेस है 230 मीटर का चौड़ा, वो इतना लेवल है कि उसके चारों कॉर्नर्स की हाइट में फर्क है सिर्फ 2.1 सेंटीमीटर है। 230 मीटर में 2.1 सेंटीमीटर। आजकल जो मॉडर्न लेजर लेवलिंग टेक्नोलॉजी है वो यूज करके भी ये अचीव करना मुश्किल है। और यही नहीं, पिरामिड के चारों साइड बिल्कुल सीधे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट की तरफ है, कॉम्पस की तरह, और गलती 0.05 डिग्री। इन पत्थरों के बीच की गैप इतनी टाइट है कि आज भी एक कागज का टुकड़ा अंदर घुस नहीं सकता। अब आते हैं इस बात पर, जिन पत्थरों से ये पिरामिड बनाया गया वो आए कहां से। ज्यादातर लाइमस्टोन तोरा से, जो गीजा से 13 किलोमीटर दूर है, लेकिन जो ग्रेनाइट स्टोन है वो आए एस्वान से। एस्वान है गीजा से 800 किलोमीटर दूर। 800 किलोमीटर 2.5 टन वाला पत्थर, कोई ट्रेन नहीं, कोई ट्रक नहीं, कोई रोड नहीं, सिर्फ इंसान और नील दरिया। अब एक और चीज, ये पूरा पिरामिड 2.3 मिलियन पत्थर, 60 लाख टन वजन, 146 मीटर लंबाई बनाया गया सिर्फ 20 सालों में, सिर्फ 20 साल। मतलब अगर हम कैलकुलेट करें तो रोजाना 800 पत्थरों को परफेक्टली प्लेस करना होगा। हर घंटे 34 पत्थर, हर मिनट में एक पत्थर, दिन के 24 घंटे, साल के 365 दिन बिना रुके, हर पत्थर परफेक्टली अलाइंड, परफेक्टली बैलेंस, परफेक्टली फिट। यहाँ रुककर एक बार सोचो, आज दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर्स, बेहतरीन क्रेन, बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ भी अगर ग्रेट पिरामिड की कॉपी भी करें तो उन्हें लगते हैं 44 साल, उन्हें लगे 20 साल, और उनके पास कुछ भी नहीं था। तो फिर कैसे किया उन्होंने ये सब? इसे समझने से पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं। जब भी पिरामिड्स की बात होती है हॉलीवुड फिल्म में, हिस्ट्री बुक्स में, तो लोगों के जहन में सिर्फ एक ही इमेज आती है, हजारों गुलाम, जंजीरें, कोड़ों की मार, जुल्म, डर। लेकिन ये इमेज गलत है, पूरी तरह गलत। और ये सब कुछ जानते हैं हम एक आदमी की वजह से, मैरर, वही जिसका वीडियो के स्टार्टिंग में जिक्र किया था। 2013 में जब मैरर की डायरी ट्रांसलेट हुई तो रिसर्चर पहली बार कुछ ऐसी चीज पढ़ रहे थे जो 4500 साल पहले एक जिंदा इंसान ने लिखी थी। मैरर कोई खास आदमी नहीं था, वो एक इंस्पेक्टर था, एक मिडिल मैनेजर समझो। उसके अंडर 40 आदमियों की टीम थी, और ये टीम क्या करती थी? तोरा के लाइमस्टोन से पत्थर काटकर कश्ती में रखना और नील के रास्ते गीजा तक पहुंचाना। वो रोजाना ये सब लिखता था, कब निकले, कहाँ गए, कितने पत्थर लाए, कब खाया, कहाँ सोए। ये दुनिया का पहला एनालॉग बुक था, पहला HR रिकॉर्ड, पहला प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट। और इस डॉक्यूमेंट ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी थी कि ये लोग गुलाम नहीं थे, बल्कि उन्हें सैलरी मिलती थी अनाज की शक्ल में, रोज खाना मिलता था और वो भी अच्छा खाना। रिकॉर्ड्स मिलते हैं कि उन्हें बीफ मिलती थी, फिश मिलती थी और बियर मिलती थी, और उनके पास डॉक्टर्स भी थे। आर्कियोलॉजिस्ट ने वर्कर्स की खबरें ढूंढी हैं और उनकी हड्डियों से पता चलता है कि अगर किसी वर्कर की हड्डी टूट जाती कंस्ट्रक्शन के दौरान तो उसका इलाज होता। प्रॉपर सर्जरी के निशान मिले हैं उनकी हड्डियों पर। और उन्हें छुट्टी मिलती थी, एक रोटेशन सिस्टम था, मतलब एक टीम काम करती तो दूसरी रेस्ट करती, और मरने के बाद उन्हें फेरोज के पास दफनाया जाता। ये इज्जत थी, गुलामों को ये इज्जत नहीं मिलती। तो फिर कौन थे ये लोग? इजिप्ट के फ्री सिटीजन। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये वो लोग हैं जिनकी जमीन नील के सैलाब में डूब जाती थी, तो गवर्नमेंट उनको काम देती थी, खाना देती थी, रहने को जगह और सैलरी देती थी। और कुछ कहते हैं कि एक सिविल ड्यूटी थी, जैसे आज मिलिट्री सर्विस होती है कुछ मुल्कों में। फेरो के लिए काम करना इज्जत की बात मानी जाती थी। बहरहाल जो भी रीजन था, ये लोग गुलाम नहीं थे बल्कि विलिंग थे। अब एक और चीज जो मैरर की डायरी से पता चली, और ये चीज कंस्ट्रक्शन का पूरा पिक्चर बदल देती है। मैरर का काम सिर्फ पत्थर उठाना नहीं था, वो एक लॉजिस्टिक मैनेजर था। तोरा से गीजा 13 किलोमीटर, ये डिस्टेंस नील के जरिए तय होती थी, मतलब कश्ती यूज होती थी। और सिर्फ एक कश्ती नहीं बल्कि एक पूरा फ्लीट था, सैकड़ों कश्तियां, ऑर्गेनाइज्ड शेड्यूल, फिक्स्ड टाइमिंग। ये कोई रैंडम मजदूरों की भीड़ नहीं थी, ये एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी जो एक मॉडर्न कॉर्पोरेशन की तरह काम करती थी। मैनेजर्स, टीम शेड्यूल, राशन, मेडिकल केयर, रोटेशन 5000 साल पहले। और तब रियलाइज होता है कि असल मिस्ट्री पत्थर उठाना नहीं था, असल मिरेकल ये था कि इतने लोगों को ऑर्गेनाइज करना। कोई फोन नहीं, कोई ईमेल नहीं, कोई GPS नहीं, सिर्फ इंसान। और एक ऐसा सिस्टम जो इतना परफेक्ट था कि 20 सालों में वो काम हो गया जिसके बारे में हम आज भी सोचकर हैरान होते हैं। लेकिन अब भी एक सवाल है जो जवाब मांगता है, पत्थर पहुंचे कैसे, नीचे से ऊपर कैसे गए 146 मीटर की हाइट तक। और यहाँ पर साइंटिस्ट की सबसे बड़ी डिबेट शुरू हो जाती है, और ये वो सवाल है जिसने साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और हिस्टोरियन को डेकेड्स तक जगाए रखा। 146 मीटर 2.3 मिलियन पत्थर, हर एक 2.5 टन का, ऊपर कैसे गए? 3 मेन थ्योरीज हैं, हर एक के साथ एविडेंस भी हैं और होल्स भी हैं। एक एक करके देखते हैं। थ्योरी नंबर 1, आउट रैम। सबसे पहली और सिंपल थ्योरी ये थी कि
एक सीधा रैंप बनाओ, पत्थर रैंप पर रखो और ऊपर की तरफ खींचो, सिंपल। और ये थ्योरी काफी जरूरी लगी क्योंकि इजिप्ट में आज भी कई जगहों पर रैंप्स की बची कुची दीवारें मिलती हैं। तो क्लियर था कि रैंप यूज हुआ था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, मैथ। अगर एक सीधा रैंप बनाओ जो 146 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचे तो इस रैंप की लंबाई होगी 1.5 किलोमीटर और इस रैंप को इतना स्टेबल बनाना होगा कि 2.5 टन का पत्थर इसके ऊपर से गुजर सके। लेकिन इस रैंप में इतना मटेरियल लगेगा कि वो पिरामिड से भी बड़ा हो जाएगा। मतलब पहले रैंप बनाओ फिर पिरामिड्स बना, रैंप में पिरामिड से ज्यादा मेहनत। और ये थ्योरी यहाँ आकर रुक जाती है। दूसरी थ्योरी है स्पाइरल रैंप। कुछ इंजीनियर ने सोचा कि अगर सीधा रैंप काम नहीं करता तो स्पाइरल रैंप ट्राई करो, जैसे कोई पहाड़ का रास्ता होता है घूमता हुआ, चक्कर लगाता हुआ, इसी तरह पिरामिड के चारों तरफ घूमता हुआ रैंप ऊपर तक। ये आइडिया ज्यादा सेंस बनाता है, मटेरियल भी कम लगेगा और हाइट भी अचीव हो जाएगी। लेकिन इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम थी, कॉर्नर्स। अगर स्पाइरल रैंप बाहर होता तो कॉर्नर्स पर काम करना नियरली इम्पॉसिबल होता और जो प्रिसीशन हम देखते हैं 2.1 सेंटीमीटर का फर्क 230 मीटर में, वो चीज कभी अचीव नहीं हो सकती थी अगर रैंप कॉर्नर्स को ब्लॉक कर रहा हो। तो ये थ्योरी भी पूरी तरह फिट नहीं होती। अब आते हैं तीसरी थ्योरी पर, इंटरनल रैंप। 2007 में एक फ्रेंच आर्किटेक्ट जीन होडिन ने एक ऐसा आइडिया दिया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया कि अगर एक रैंप बाहर की बजाय अंदर हो, पिरामिड के अंदर एक स्पाइरल रैंप जो पिरामिड के साथ साथ बनाई गई हो, नीचे वाले हैवी पत्थर बाहरी रैंप से लाए गए हो, लेकिन जब पिरामिड ऊंचा होने लगा तो अंदर वाला स्पाइरल रैंप यूज हुआ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, होडिन ने 3D सॉफ्टवेयर में पूरी पिरामिड मॉडल की और इस मॉडल ने बताया कि अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर होना मैथमेटिकली पॉसिबल है। और इस थ्योरी को सपोर्ट करता है एक और चीज, पिरामिड के अंदर एक एल शेप्ड चैम्बर जिसका कोई एक्सप्लेनेशन आज तक मौजूद नहीं था। ये थ्योरी आज भी सबसे ज्यादा क्रेडिबल मानी जाती है रिसर्चर्स में, लेकिन प्रूव अभी तक नहीं हुई क्योंकि अंदर जाकर चेक करना पिरामिड को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन रैंप से पहले पत्थर खिसकते कैसे थे? तीनों थ्योरीज में एक कॉमन प्रॉब्लम थी, इतने भारी पत्थर मूव कैसे करो? 2014 में एक डच टीम ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक हैवी स्लेब ली और एक वुडन स्लेज पर रखा और फिर दोनों तरीकों से खींचा, एक बार सूखी जमीन पर, दूसरी बार जमीन पर पानी डालकर। नतीजा, गीली जमीन पर वो स्लेब 2 गुना ज्यादा आसानी से खिसक रही थी। और फिर रिसर्चर्स ने देखा इजिप्ट की पेंटिंग्स जो 4000 साल पुरानी हैं, उन्हें क्लियरली एक आदमी दिखता है जो स्लेज के आगे पानी डाल रहा है, जिसकी वजह से स्लेज आगे बढ़ती है। ये पेंटिंग हजारों सालों से सबके सामने थी और जवाब भी इसी में छुपा था। तो क्या ये सब कुछ ही था, पानी और रैंप्स? नहीं, क्योंकि 2023 में एक ऐसी चीज डिस्कवर हुई जो इन सब थ्योरी से भी आगे की बात करती है। साल 2023 इजिप्ट के एक रिमोट इलाके हैटनम में कुछ आर्कोलॉजिस्ट एक पुरानी लाइमस्टोन क्वारी पर काम कर रहे हैं। ये क्वारी कोई नई डिस्कवरी नहीं थी, रिसर्चर्स यहाँ पहले भी आते रहते थे, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ ऐसा नोट किया जो पहले कभी नहीं किया था। जमीन के नीचे एक नेटवर्क, नालियां, कैनल्स एक दूसरे से कनेक्टेड, केयरफुली बनाए हुए, केयरफुली अलाइंड। पहले लगा ये कोई ड्रेन सिस्टम होगा बारिश का पानी बाहर निकालने के लिए, लेकिन जब प्रॉपर्ली स्टडी किया गया तो रिसर्चर्स के होश उड़ गए। ये वाटर कैनल्स थे और ये सिर्फ पानी के लिए नहीं बनाए गए थे। ये कैनल्स एक स्पेसिफिक एंगल पर बने थे और इस एंगल का मतलब एक ही था, कंट्रोल्ड वाटर फ्लो। क्वारी के अंदर पानी डालो स्पेसिफिक नालों में और वो पानी स्पेसिफिक रास्ते से बहेगा और उसके रास्ते में जो कुछ भी होगा वो बहा ले जाएगा। मतलब ये लोग पत्थरों को पानी पर तैरा कर लेकर जाते थे, सीधा क्वारी से नालों के थ्रू बोट्स तक। कोई स्लेज नहीं, कोई सैकड़ों आदमी एक पत्थर खींचे नहीं, सिर्फ पानी की पावर। लेकिन ये सिर्फ क्वारी की बात थी। असल बात आई जब रिसर्चर्स ने गीजा के मैप को दोबारा देखा एक नए नजरिए से, और उन्होंने कुछ ऐसा ढूंढा जो डेकेड से सबके सामने था लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया था। गीजा के पास एक पुरानी नील ब्रांच। नील आज वहाँ नहीं बहता लेकिन 4500 साल पहले बहता था, बिल्कुल पिरामिड के पास से। ये ब्रांच इतनी करीब थी कि बोट सीधा क्वारी से निकलकर पत्थर लेकर पिरामिड की कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंच सकती थी। कोई 800 किलोमीटर का सफर नहीं था ट्रक्स पर, कोई सैकड़ों आदमी खींचते नहीं थे जंजीरों से, वह सिर्फ पानी यूज करते थे। मैरर की डायरी में जो कश्तियां थी अब उनका पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ आ रहा था। लेकिन अब एक और सवाल जो शायद सबसे इम्पोर्टेंट था, पत्थर साइट तक आ गए ठीक है, लेकिन ऊपर कैसे गए? स्पाइरल रैंप थ्योरी ह्यूडिन की अभी भी सबसे ज्यादा क्रेडिबल मानी जाती है इस सवाल के लिए, और 2023 की वाटर कैनल थ्योरी ने एक्चुअली इस थ्योरी को और ज्यादा मजबूत किया है, क्योंकि अगर पत्थर वाटर कैनल से कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचते हैं तो एनर्जी बचती है। वर्कर्स थकते नहीं थे ट्रांसपोर्टेशन में, उनकी पूरी एनर्जी लगती थी कंस्ट्रक्शन में। ये एक मुकम्मल सिस्टम था। क्वारी से वाटर कैनल से नील ब्रांच से कंस्ट्रक्शन साइट, और फिर इंटरनल रैंप के जरिए ऊपर तक। हर चीज कनेक्टेड, हर
चीज प्लान्ड, हर चीज इंजीनियर्ड। और यहाँ पर रुककर एक सेकंड सोचना चाहिए, ये लोग 4500 साल पहले बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के एक ऐसा सप्लाई चेन डिजाइन कर रहे थे जो आज के लॉजिस्टिक एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दे। कोई कंप्यूटर नहीं था प्लानिंग के लिए, कोई सॉफ्टवेयर नहीं था, कोई जीपीएस नहीं था ट्रैकिंग के लिए, सिर्फ इंसानी ज़हन और एक विजन, एक फेरो का विजन कि मेरी याद हमेशा के लिए रहेगी। और वो विजन आज भी 4500 साल बाद भी खड़ा है। तो आखिर में जवाब क्या मिला? सच यही है कि पूरा जवाब अभी भी नहीं मिला। हाँ, वाटर कैनल्स दरियाफ्त हुई हैं, मैरर की डायरी मिली है, हाँ ह्यूडिन की इंटरनल रैम थ्योरी सबसे ज्यादा क्रेडिबल है, लेकिन कोई भी इंसान आज पूरे कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता कि ये एग्जैक्ट प्रोसेस थी। स्टेप बाय स्टेप यही हुआ था, क्योंकि पिरामिड्स के अंदर अभी भी चीजें हैं जो हम नहीं जानते। लेकिन मैं चाहता हूँ आप एक चीज पर गौर करें। हम 2026 में बैठकर सैटेलाइट से, एआई से, कॉस्मिक रे टेक्नोलॉजी से 4500 साल पहले बनी किसी चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए। तो ये इंसान कौन थे? वही इंसान जो आज से 4500 साल पहले पैदा हुए। कोई स्कूल नहीं था, कोई कैलकुलेटर नहीं था, कोई इंजीनियरिंग डिग्री नहीं थी, सिर्फ जहन, मेहनत और एक दूसरे पर भरोसा। और उन्होंने वो बनाया जो आज भी दुनिया हैरान होकर देखती है। मैरर वो इंस्पेक्टर जो रोजाना अपनी डायरी लिखता था, उसे क्या ही पता था कि 4500 साल बाद कोई उसके लिखे हुए अल्फाज पढ़ेगा। उसे नहीं पता था कि वो काम जो वो रोजाना करता है दुनिया के लिए राज बन जाएगा। और वो काम करता रहा पूरी डेडिकेशन से। और शायद ये सबसे बड़ा लेसन है इस पूरी कहानी में। कोई भी चीज जब सही नीयत, सही सिस्टम और पूरी मेहनत से की जाए तो वक्त भी उसे मिटा नहीं सकता। 4500 साल गुजर गए, पिरामिड्स अभी भी खड़े हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।